हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन दिस लेक्चर। आज हम इस लेक्चर में नेक्स्ट लेसन स्टार्ट कर रहे हैं तरंग प्रकाशिकी। पीछे वाले लेक्चर्स में हमने किरण प्रकाशिकी का अध्ययन किया था और जो लास्ट वन लेक्चर था उसमें न्यूमेरिकल एनालिसिस को कंप्लीटली डिस्कस किया था। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं तरंग प्रकाशिकी। तरंग प्रकाशिकी में सबसे पहले जो प्रकाश है उसके बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अपने अलग अलग मत प्रस्तुत किए। जो अलग अलग मत प्रस्तुत किए थे, अलग अलग जो थ्योरीज दी थी लाइट के लिए, उनमें बताया गया था कि लाइट किस प्रकार का व्यवहार करती है। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे प्रकाश के बारे में कि प्रकाश क्या है। प्रकाश होता क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। अब प्रकाश के बारे में हमारे वैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग मत प्रस्तुत किए गए, जिनमें से सबसे पहले वैज्ञानिक थे न्यूटन। कौन थे? न्यूटन। प्रकाश के बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों के मत। सबसे पहले थे न्यूटन। न्यूटन ने कणिकावाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। किसका? कणिकावाद का सिद्धांत। न्यूटन ने कणिकावाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया। जिसके अनुसार प्रकाश स्रोत से अत्यंत सूक्ष्म अनंत कणिकाओं के रूप में प्रकाश की चाल से सभी संभव दिशाओं में, जिसके अनुसार प्रकाश स्रोत से अत्यंत सूक्ष्म अनंत कणिकाओं के रूप में, बहुत सारी संख्या में ज्यादा अत्यंत सूक्ष्म अनंत कणिकाओं के रूप में प्रकाश की चाल से सभी संभव दिशाओं में गति करता है एवं प्रकाश का रंग इन कणिकाओं के आकार पर, इन कणिकाओं के आकार पर निर्भर
करता है। ठीक है, प्रकाश का जो रंग है वो किस ऊपर निर्भर करता है, इन कणिकाओं का जो रंग होता है। तो सबसे पहली थ्योरी किसने दी थी, न्यूटन ने कणिकावाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, जिसके अनुसार प्रकाश से अनंत सूक्ष्म कणिकाएं प्रकाश की चाल से सभी संभव दिशाओं में संचित होती हैं तथा प्रकाश का रंग इन कणिकाओं के आकार पर निर्भर करता है। ये पहली थ्योरी दी गई थी न्यूटन के द्वारा, प्रकाश के बारे में पहला मत प्रस्तुत किया गया था। दूसरे आए थे हाइगेन्स। कौन आए थे दूसरे? हाइगेन्स। हाइगेन्स के अनुसार प्रकाश तरंगों के रूप में गति करता है, यह तथा ये तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं एवं यहां इनके संचरण के लिए काल्पनिक माध्यम ईथर की कल्पना की गई तथा कुछ समय पश्चात इन तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंगें कहा गया। कुछ समय पश्चात इन तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंगें माना गया। तो ये हाइगेन्स थे। हाइगेन्स का तरंग सिद्धांत, तो हाइगेन्स ने तरंग सिद्धांत में कहा था कि प्रत्येक प्रकाश स्रोत से प्रकाश तरंगों के रूप में गतिशील होता है तथा ये तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं और यहाँ काल्पनिक माध्यम इनके लिए संचरण के लिए काल्पनिक माध्यम ईथर की कल्पना की गई थी। कुछ समय पश्चात ये ज्ञात हुआ कि ये तरंगें हमारी कौन सी होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। तो हाइगेन्स का तरंग का सिद्धांत क्या है? हाइगेन्स का तरंग का सिद्धांत ये कहता है कि प्रत्येक प्रकाश स्रोत से प्रकाश तरंगों के रूप में गतिशील होता है तथा इन तरंगों के लिए सर्वप्रथम काल्पनिक माध्यम ईथर की कल्पना की गई थी। जो मैं बोल रहा हूं वही आपको डिक्टेट करना है अपने पेन से नोटबुक के अंदर। तो क्या बताया गया हाइगेन्स के तरंग का सिद्धांत में? हाइगेन्स के तरंग का सिद्धांत बताया गया कि प्रत्येक प्रकाश स्रोत से प्रकाश तरंगों के रूप में संचरित होता है तथा इन तरंगों के संचरण के लिए सर्वप्रथम काल्पनिक माध्यम ईथर की कल्पना की गई तथा ये अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। कुछ समय पश्चात पता लगा कि ये तरंगें अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। ठीक है, तो दो थ्योरी हमने स्टडी की, एक तो न्यूटन की कणिकावाद का सिद्धांत और हाइगेन्स का तरंग का सिद्धांत क्या है। क्लियर हो गया? तीसरी थ्योरी मैक्सवेल ने दी थी। किसने दी थी? मैक्सवेल ने कहा कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गतिशील होता है तथा जिनके संचरण के लिए किसी यांत्रिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। क्या बताया उन्होंने कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गतिशील होता है, गति करता है, संचरित होता है तथा इसके संचरण के लिए किसी यांत्रिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इनमें वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत तथा तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत गतिशील होते हैं। इसमें वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत तथा चुंबकीय क्षेत्र तथा तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत कंपन करते हैं। तो ये बताया था किसने? मैक्सवेल ने। तो ये दो थ्योरी समझ में आ गई आपको।
तीसरी थ्योरी हम देखेंगे मैक्सवेल की थ्योरी, कि मैक्सवेल ने क्या बताया था। और मैक्सवेल के बाद हमारे आए थे आइंस्टाइन, और आइंस्टाइन के बाद डी ब्रोगली ने भी प्रकाश के बारे में अपना मत प्रस्तुत किया है। तो सबसे पहले अब बात करेंगे हम इसकी मैक्सवेल। तो मैक्सवेल का प्रकाश के बारे में क्या मत था। मैक्सवेल ने बताया कि प्रकाश मैक्सवेल के अनुसार प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होता है, तथा इसके संचरण के लिए यांत्रिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। मैक्सवेल के अनुसार प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचित होता है, तो इसके संचरण के लिए यांत्रिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश तरंगों में जो प्रकाश है, विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत व तरंग संचरण की दिशा के भी, तरंग संचरण जब हो रहा होता है उसकी दिशा के भी लंबवत कंपन करते हैं, कि लंबवत और तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। ठीक है, प्रकाश तरंगों में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत और तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत कंपन करते हैं। यहाँ प्रकाश की जो चाल है वो दी जाती है C बराबर अंडर रूट म्यू 0 ओवर एप्सिलॉन 0। इसका मान होता है 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। निर्वात के लिए है, जहां ये म्यू 0 निर्वात में चुंबकीयशीलता है तथा एप्सिलॉन 0 निर्वात में विद्युतशीलता को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैक्सवेल ने क्या बताया कि ये विद्युत चुंबकीय तरंग, प्रकाश क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। न्यूटन ने क्या बताया था, न्यूटन ने कणिकावाद का सिद्धांत दिया था। हाइगेंस ने तरंग सिद्धांत दिया कि तरंगों के रूप में अनुप्रस्थ बताएं, फिर अनुदैर्ध्य तरंगें बताएं। काल्पनिक माध्यम ईथर का माना गया उनके संचरण के लिए। इसके लिए इन्होंने मैक्सवेल ने क्या बताया, विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। मैक्सवेल के बाद आए आइंस्टाइन। आइंस्टाइन ने क्वांटम थ्योरी दी थी अपनी, केमिस्ट्री थोड़ा और पढ़ा हुआ आपने। तो आइंस्टाइन ने क्या बताया था, या आइंस्टीन थ्योरी ऑफ लाइट। तो आइंस्टाइन ने क्या बताया था, आइंस्टाइन ने बताया था कि प्रकाश जो उत्पन्न हो रहा है तथा जो संचित हो रहा है वह छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेट्स बंडलों के रूप में होता है, और इन ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्सों को हम क्या कहते हैं, फोटॉन्स। प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों, प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में संचरित
होता है, प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में संचरित होता है, जिन्हें फोटॉन कहते हैं, तथा इनकी ऊर्जा E बराबर h न्यू से दी जाती है। यहां h प्लांक नियतांक है, वह न्यू इनकी आवृत्ति है। किसकी आवृत्ति है? आवृत्ति है ये किसकी? फोटोन की। तो ये आइंस्टाइन ने दी थी थ्योरी। तो आइंस्टीन ने क्या थ्योरी दी थी? आइंस्टीन ने थ्योरी दी थी कि जब भी प्रकाश संचित होता है तो ऊर्जा के या तो संचित हो रहा हो या किसी पर आपतित हो रहा हो, तो वो प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में संचरित होता है। और इन ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों को हम क्या कहते हैं? फोटॉन्स कहते हैं। और इनकी ऊर्जा दी जाती है E बराबर h न्यू से। आइंस्टाइन के बाद नेक्स्ट आए थे हमारे डी ब्रोगली। कौन? डी ब्रोगली, जिन्होंने प्रकाश की द्वैत प्रकृति के बारे में समझाया था कि प्रकाश द्वैत प्रकृति का होता है। तो प्रकाश की द्वैत प्रकृति के बारे में किसने बनाया था? डी ब्रोगली ने। डी ब्रोगली ने क्या बताया था? डी ब्रोगली ने बताया था प्रकाश की द्वैत प्रकृति के बारे में डी ब्रोगली ने बताया था। डी ब्रोगली ने बताया था कि प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, या ऐसे लिख लो, प्रकाश की, डी ब्रोगली के अनुसार प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है। डी ब्रोगली के अनुसार प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है। प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है। किन स्थितियों में तो यह तरंग की तरह व्यवहार करता है और कुछ परिस्थितियों में यह कण की तरह व्यवहार करता है। या प्रकाश की कुछ जो क्रियाएं हैं, प्रकाश की जो कुछ क्रियाएं हैं वो तो हमारे तरंग सिद्धांत के अनुसार स्पष्ट हो जाती हैं, और कुछ क्रियाएं इसके प्रकाश की कणी प्रकृति से हमारी वेल एक्सप्लेन होती हैं। तो कुछ प्रकाश की कुछ घटनाएं तरंग सिद्धांत से स्पष्ट होती हैं, अथवा आप ऐसे कह सकते हो कि प्रकाश की कुछ घटनाओं को तरंग सिद्धांत के आधार पर समझाया जा सकता है, जब कुछ अन्य घटनाओं को प्रकाश की कणी प्रकृति के आधार पर समझाया जा सकता है। जबकि प्रकाश की अन्य कुछ घटनाओं को कणीय प्रकृति के आधार पर समझाया गया या समझाया जा सकता है। तो डी ब्रोगली के अनुसार प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है। किन्हीं परिस्थितियों में तो ये कण की तरह व्यवहार करता है, कुछ परिस्थितियों में तरंग की तरह व्यवहार करता है। कब ये तरंग की तरह करता है और कब ये कण की तरह करता है? जब प्रकाश तरंगें
प्रकाश की घटना प्रकाश से हो रही होती है तब वहां प्रकाश तरंगों की तरह व्यवहार करता है। प्रकाश के साथ ही क्रिया कर रहा हो, जब दो प्रकाश मिल रहे हो या कुछ हो रहा हो, यानी प्रकाश के साथ अगर क्रिया होती है तो वहां यह तरंग की तरह व्यवहार करता है। और यदि प्रकाश तरंगे यदि किसी पदार्थ के साथ, ठीक है, मैटर्स के साथ, छोटे छोटे कणों के साथ अगर व्यवहार कर रहा होता है, क्रिया कर रहा होता है, तो वहां यह कणीय प्रकृति प्रदर्शित करता है। जब प्रकाश तरंगों के साथ दूसरी प्रकाश तरंगों के साथ क्रिया करती है तब यह तरंग प्रकृति प्रदर्शित करता है। और यदि प्रकाश कहीं पर पदार्थ के छोटे छोटे कणों से क्रिया कर रहा होता है तो वहां यह कणीय प्रकृति प्रदर्शित करता है। तो ये हमने 5 थ्योरी डिटेल में पढ़ी है, जो कि इंट्रोडक्टरी पार्ट था इस चैप्टर का। ये प्रकाश के बारे में विभिन्न वैज्ञानिकों के क्या मत हैं। पहले न्यूटन आए, कणिकावाद कर दिया, हाइगेन्स आए, तरंग सिद्धांत दिया, मैक्सवेल आए, उन्होंने विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में बताया प्रकाश को। फिर आइंस्टाइन आए, आइंस्टाइन ने क्वांटम थ्योरी दी जिसमें कि फोटोन बताया गया प्रकाश को। फिर हमारे डी ब्रोगली आए, डी ब्रोगली दोनों ही बताया कि प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, कभी किन्हीं स्थितियों में तो यह कण की तरह व्यवहार करता है और कुछ परिस्थितियों में ये तरंग की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, तो ये हमने थ्योरीज ऑफ लाइट पढ़ ली, मतलब प्रकाश के बारे में विभिन्न वैज्ञानिकों की क्या मत हैं। अब इन थ्योरीज के आधार पर ये जो अलग अलग थ्योरी विभिन्न वैज्ञानिकों ने दी थी, उनके आधार पर प्रकाश की किन घटना को तो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं और किन को नहीं कर सकते। तो जैसे आपने पढ़ी थी 5, उनको देखिए अभी। तो इसकी परिभाषा लिख लेते पहले। किसी माध्यम में खींचा गया ऐसा पृष्ठ, किसी माध्यम में खींचा गया ऐसा पृष्ठ जिस पर उपस्थित सभी कण कंपन की समान कला में हो, तरंगाग्र कहलाता है। किसी माध्यम में खींचा गया ऐसा पृष्ठ जिस पर उपस्थित सभी कण कंपन की समान कला में हो, क्या कहलाता है? तरंगाग्र। तरंगाग्र निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। गोलीय तरंगाग्र, दूसरा बेलनाकार तरंगाग्र, और तीसरा है समतल तरंगाग्र। गोलीय तरंगाग्र कब बनता है? जब प्रकाश स्रोत बिंदु के रूप में हो, जब प्रकाश स्रोत बिंदु के रूप में हो। दूसरा बेलनाकार तरंग का निर्माण कब होता है? जब प्रकाश स्रोत क्षण के रूप में हो। समतल तरंगाग्र क्या है? समतल तरंगाग्र इन गोलीय तथा बेलनाकार तरंगाग्रों का एक बहुत छोटा सा हिस्सा होता है, यानी जो स्रोत है उससे बहुत अनंत दूरी पर स्रोत से अनंत दूरी पर बनने वाले गोली तरंगाग्र तथा बेलनाकार तरंगाग्र के अल्पांश को या छोटे से भाग को समतल तरंगाग्र माना जाता है। प्रकाश स्रोत
से अनंत दूरी पर स्थित गोलीय व बेलनाकार तरंगाग्र का अल्पांश के अल्पांश को समतल तरंगाग्र कहते हैं। तो ये हमारा तरंगाग्र हुआ, और तरंगा कितने प्रकार के हुए? 3, गोलीय तरंगाग्र, बेलनाकार तरंगाग्र और ये समतल तरंगाग्र। कब निर्मित होता है गोलीय? जब प्रकाश स्रोत बिंदु के रूप में हो, ठीक है। जब ये क्षण के रूप में हो तो बेलनाकार, और इन दोनों से प्रकाश स्रोत से, जैसे कि बिंदु स्रोत हो चाहे क्षण के रूप में हो प्रकाश स्रोत, उनसे अनंत दूरी पर, जैसे बिंदु स्रोत है तो वहां पर गोली बनेगा, बहुत दूरी पर जाओ चाहे कहीं भी जाओ तो गोली जो अनंत दूरी पर कोई तरंगाग्र बना हुआ उसका छोटा सा हिस्सा क्या माना जाता है? समतल तरंगाग्र। इसी प्रकार बेलनाकार तरंगाग्र यानी जब प्रकाश स्रोत क्षण के रूप में होगा तो उससे बहुत ज्यादा दूरी पर जो बेलनाकार तरंगाग्र निर्मित हो रहा है उसका एक छोटा सा भाग को हम क्या कहेंगे? समतल तरंगाग्र। तो 3 प्रकार के तरंगाग्र समझ में आए। अब हम इनकी ज्यामितीय संरचना सीखते हैं। तो सबसे पहले हमारा कौन सा था? गोलीय तरंगाग्र। तो देखो इसको भी समझते जाना तरंगाग्र को। जैसे ये बिंदु स्रोत से प्रकाश है, इस प्रकार से यहां से निकलेंगी एक किरणें, ठीक है। अब किसी माध्यम में खींचा गया ऐसा पृष्ठ है जिस पर उपस्थित सभी कण समान कला में होने चाहिए, कंपन कर रहे हो समान कला में, ऐसा पृष्ठ है। तो पृष्ठ बनाना है यहाँ। तो बिंदु से समान दूरी पे कौन हो सकता है कि एक अगर गेंद की कल्पना की जाए, ऐसे गेंद और उसके बीच सेंटर में कोई पॉइंट रख दिया जाए, तो जो गेंद का पृष्ठ है ये वाला संपूर्ण पृष्ठ जो गोले के रूप में है वो केंद्र से बराबर दूरी पर होगा सब जगह। तो उस पर स्थित जो कण होंगे उनकी दूरी जब केंद्र से बराबर है तो वो उनकी कंपन की कला भी क्या होगी? समान होगी। तो इस कारण से जो प्रकाश स्रोत हमारा बिंदु के रूप में होता है, तो ये 3D पिक्चर देखो मैं बना नहीं सकता, ये आपको वृत्त के रूप में दिखाई देगा, लेकिन ये है क्या? गोला। तो ये जो यहाँ पे जो कण उपस्थित होंगे इस पर, इनकी प्रकाश स्रोत से जो दूरी है वो समान है। यहां से मान लो ये O पर प्रकाश हो जाए, S पर प्रकाश स्रोत है और ये बिंदु है A B C D E F G, इन सब बिंदुओं की जो दूरियां है इस प्रकाश स्रोत से वो क्या है? बराबर बराबर है। तो ये सबके सब जो कण है वे कण समान कला में कंपन कर रहे होंगे। इस कारण से ये जो गोलीय पृष्ठ खींचा गया है ये क्या है? हमारा तरंगाग्र हुआ। और ये तरंगाग्र कौन सा है? गोलीय, गोलीय तरंगाग्र। स्पष्ट हुआ? पहले में तरंगाग्र बताइए, तरंगाग्र बनाए क्योंकि सारे के सब समान दूरी पर, सारे कण यहाँ से समान दूरी पर होने के कारण इनकी जो कंपन कर रहे होंगे उनकी जो कला होगी, जो फेज होगा इस प्रकार से कंपन करने वाला, वो सबका क्या होगा? बराबर होगा। तो ये तरंगाग्र है। ये किस रूप में है? गोलीय रूप में है। तो ये हो गया गोलीय तरंगाग्र। बेलनाकार तरंगाग्र की बात करें, जय प्रकाश कैसे हो? कोई क्षण के रूप में ऐसे, तो इससे बराबर दूरी पे देखो, जैसे कि ये है क्षण के रूप में, जैसे ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये रिफिल होती है अंदर, तो रिफिल के बाहर वाला ये जो पोर्शन है ये वाला, ये मार्कर का आउटर साइड सरफेस, ये पूरी पूरी जो बेलने के रूप में दिखाई दे रही है, ये सब बराबर दूरी पर होंगे उससे। तो इन पर सारे कण जो उपस्थित होंगे वे भी समान कला में कंपन कर रहे होंगे। तो इस प्रकार ये जो पृष्ठ खींचा गया है वो पृष्ठ क्या होगा? ये एक तरंगाग्र का निर्माण हुआ। और ये किस रूप में है? बेलनाकार रूप में है। तो इस प्रकार जब प्रकाश स्रोत किस रूप में हो? क्षण के रूप में हो, तब हमारे बेलनाकार तरंगाग्र का निर्माण होता है। इस प्रकार जैसे प्रकाश स्रोत है यहां से, और ये प्रकाश की किरणें ऐसे चल रही हो इस प्रकार से,
तो ये कौन सा तरंगाग्र है? बेलनाकार। और समतल तरंगाग्र बनाने के लिए आपको बहुत दूरी पर जाना होगा। जैसे ये बिंदु स्रोत बना दिया तो इससे एक बहुत बड़ा इस प्रकार से गोलीय तरंगाग्र बनेगा, और इसका छोटा सा हिस्सा अगर काट लिया जाए ये वाला, तो ये क्या कहलाएगा? यहाँ पे समतल तरंगाग्र। तो तरंगाग्र स्पष्ट हुए। इस प्रकार से मैंने तरंगाग्र को परिभाषित किया। इंपॉर्टेंट है, तरंगाग्र की परिभाषा याद रखनी है आपको। तरंगाग्र क्या होता है? ये कितने प्रकार के हैं? गोलीय, बेलनाकार और समतल। गोलीय कब बनता है? जब बिंदु स्रोत हो। जब बेलनाकार होता है तो बेलनाकार तरंगाग्र कब बनता है? जब छड़ के रूप में हो प्रकाश। समतल इन दोनों का भाग है जब अनंत पर बन रहे होते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत की। हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। पहला टॉपिक है ये जो जिससे पूछा जाएगा आपसे। एक तो तरंगाग्र की परिभाषा पूछी जाती है कभी कभी, दूसरा हाइगेंस का द्वितीय तरंगिका सिद्धांत कई बार बोर्ड में पूछा गया है। तो अच्छे से समझेंगे और समझने के साथ साथ इसको प्रैक्टिकली भी लर्न करना है कि ये क्या होता है। तो हाइगेंस के द्वितीय तरंगिका सिद्धांत पर जाने से पहले मैं आपको ये तरंगाग्र जो बना है उसकी पीछे हाइगेंस का क्या लॉजिक था वो आपसे थोड़ा डिस्कस करूंगा कि हाइगेंस ने अपनी क्या इसमें अपनी नॉलेज को शेयर किया है। हाइगेंस ने बताया था कि जब प्रकाश स्रोत से प्रकाश तरंगों के रूप में संचित होता है तो उस पर जब कोई स्पर्श रेखा खींची जाती है आगे की दिशा में तो एक तरंगाग्र का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? तरंगाग्र का। और यदि उन्होंने कहा था, उनसे पूछा गया जब यदि हम पीछे की दिशा में कोई स्पर्श रेखा खींचे तो वो तरंगाग्र का निर्माण नहीं करती है। उन्होंने ये कहा था। क्यों नहीं करती है इस बात का कोई स्पष्टीकरण उन्होंने यहाँ पर नहीं दिया था। तो हाइगेंस की थ्योरी क्या कहती है कि अब प्रकाश, हाइगेंस की थ्योरी क्या कहती है कि प्रकाश पहले कैसे चल रहा था? तरंगों के रूप में चल रहा था। तरंग जैसे ये प्रकाश स्रोत है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से प्रकाश चला। अब यहाँ से चलते चलते मान लो हमने एक तरंगाग्र बना लिया, ये रहा, ये तरंगाग्र बनाया। इस पर जितने भी बिंदु होंगे वे सब के सब क्या होंगे? कंपन की समान कला में होंगे। प्रकाश स्रोत से प्रकाश चला किसके रूप में? तरंगाग्र के रूप में। और हमने किसी समय मान लो t बराबर 0 पर एक ये प्राथमिक तरंगाग्र खींचा हुआ है। क्या है ये? प्राथमिक तरंगाग्र। प्राथमिक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि और भी बहुत सारे बन सकते हैं, आगे बना लो, यहां बना लो। तो ये तो मैंने पहला बना रखा है, बहुत सारे बनते इससे। ठीक है, t बराबर 0 मैंने पहला बना रखा है। अब हाइगेंस के द्वितीय तरंगिका सिद्धांत को सुनिए। हाइगेंस का द्वितीय तरंगिका सिद्धांत क्या कहता है? उन्होंने बताया कि प्रत्येक तरंगाग्र के या प्रत्येक तरंगाग्र पर स्थित सभी बिंदु, प्रत्येक तरंगाग्र पर स्थित सभी बिंदु एक विक्षोभ का नवीनतम स्रोत बन जाते हैं। जो आगे विक्षोभ होने वाला है उसका एक नवीन स्रोत बन जाते हैं। तरंगाग्र के प्रत्येक बिंदु, ये तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु, या तो ऐसे कह देंगे प्रत्येक तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक बिंदु द्वितीय तरंगाग्र का एक नवीन स्रोत बन जाता है, जिनसे ये जो बिंदु है जिनसे द्वितीय तरंगिकाएं माध्यम में प्रकाश की चाल से सभी संभव दिशाओं में संचरित हो जाती हैं। तो दो लाइनें में लिख रहा हूं पहले इसके बारे में, हाइगेंस का द्वितीय तरंगिका सिद्धांत के बारे में। हाइगेंस का द्वितीय तरंगिका सिद्धांत पॉइंट के फॉर्म में लिखेंगे। तरंगाग्र किसी समय तरंगाग्र पर स्थित
प्रत्येक बिंदु द्वितीयक तरंगाग्र के लिए, प्रत्येक बिंदु द्वितीयक तरंगाग्र का एक नवीन, किसी समय तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक बिंदु द्वितीयक तरंगाग्र के लिए, द्वितीयक तरंगाग्र के लिए एक नवीन स्रोत बन जाता है। प्रत्येक बिंदु या तो विक्षोभ के लिए एक नए स्रोत की तरह कार्य करता है, या प्रत्येक बिंदु द्वितीयक तरंगाग्र के लिए, प्रत्येक बिंदु एक द्वितीयक तरंगाग्र के लिए एक नए स्रोत की तरह कार्य करता है। इस समय तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक बिंदु द्वितीयक तरंगाग्र के लिए एक नवीन स्रोत की तरह कार्य करता है, या एक नवीन स्रोत बन जाता है। इन सभी बिंदुओं से प्रकाश की चाल से द्वितीयक तरंगिकाएं, इन सभी बिंदुओं से प्रकाश की चाल से द्वितीयक तरंगिकाएं, इन सभी बिंदुओं से प्रकाश की चाल से द्वितीयक तरंगिकाएं सभी संभव दिशाओं में संचरित हो जाती हैं। इन सभी बिंदुओं से प्रकाश की चाल से द्वितीयक तरंगिकाएं सभी संभव दिशाओं में संचरित हो जाती हैं। ठीक है, तो यहां से कौन संचित हो रही हैं? द्वितीयक तरंगिकाएं। किस चाल से? प्रकाश की चाल से। मान लो प्रकाश की चाल को सी से लिखा जा रहा है, ठीक है, सी से लिखा जा रहा है, और किसी टी समय के पश्चात, कितने समय के पश्चात? टी समय के पश्चात कोई द्वितीयक तरंगाग्र आप खींचना चाहते हो, टी समय के पश्चात, तो कितनी दूरी तय कर लेंगे? दूरी क्या होती है? चाल गुना समय। चाल क्या है? सी, और समय क्या है? टी। तो दूरी कितनी होगी? सी टी। तो हम प्रकार में इस दूरी सी टी के बराबर त्रिज्या लेकर के, इस दूरी का चाप लेकर के यहाँ वृत्त खींचेंगे। ऐसे इनको केंद्र मानते हैं, इन बिंदुओं को। जैसे ये एक खींच लिया, बराबर दूरी की आप खींचेंगे प्रकार की सहायता से, ऐसे। ये देखना कि बराबर दूरी यहां से इस प्रकार से, ये खींच लेंगे। तो ये क्या है? एक्चुअली ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये है द्वितीयक तरंगिकाएं। क्या है ये? द्वितीयक तरंगिकाएं। ये जो मैंने बनाई है यहाँ पे, ये वाली, ये है द्वितीयक तरंगिकाएं, ये वाली। इन पर आगे की दिशा में, ये अग्र दिशा में एक उभयनिष्ठ स्पर्शी रेखा खींची जाए। इन पर द्वितीय तरंगिकाओं पर अग्र दिशा में उभयनिष्ठ स्पर्शी रेखा खींचने पर, सभी देखो उभयनिष्ठ एक ही आ रही है, उभयनिष्ठ स्पर्शी रेखा खींची जाए तो यह द्वितीय तरंगाग्र कहलाती है। क्या कहलाती है? उभयनिष्ठ स्पर्शी रेखा द्वितीय तरंगाग्र। इस प्रकार से ये जो उभयनिष्ठ स्पर्शी रेखा खींची गई, ये वाली, ये क्या है? ये उभयनिष्ठ
स्पर्शी रेखा, उभयनिष्ठ स्पर्शी रेखा क्या है? इसी को हम कहते हैं द्वितीयक तरंगाग्र। तो समझ में आया आपको? अब मुझे थर्ड पॉइंट मेंटेन करना है वाला। इन द्वितीय तरंगिकाओं पर अग्र दिशा में उभयनिष्ठ खींची गई उभयनिष्ठ स्पर्शी रेखा द्वितीय तरंगाग्र कहलाती है। इन द्वितीय तरंगिकाओं पर अग्र दिशा में खींची गई उभयनिष्ठ स्पर्शी रेखा द्वितीयक तरंगाग्र कहलाती है। 3 पॉइंट याद रखो। हाइगेंस के द्वितीय तरंगा सिद्धांत में 3 पॉइंट है। किसी समय पर तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक बिंदु द्वितीय तरंगाग्र के लिए एक नवीन स्रोत की तरह कार्य करते हैं। ठीक है, किसी समय पश्चात द्वितीय तरंगाग्र के लिए एक नवीन स्रोत की तरह कार्य करते हैं। ये मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ। किसी समय पर तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक बिंदु द्वितीय तरंगाग्र के लिए एक नवीन स्रोत बन जाते हैं या एक नवीन स्रोत बन जाता है। प्रत्येक बिंदु द्वितीय तरंगाग्र के लिए एक नवीन स्रोत बन जाते हैं। ठीक है, इन सभी बिंदुओं से प्रकाश की चाल से द्वितीय तरंगिकाएं सभी संभव दिशाओं में संचित हो जाती हैं। माध्यम में इन सभी बिंदुओं से प्रकाश की चाल से द्वितीय तरंगिकाएं सभी संभव दिशाओं में संचित हो जाती हैं। और यदि इन द्वितीय तरंगिकाओं पर अग्र दिशा में एक उभयनिष्ठ स्पर्शी रेखा खींची जाए तो यह द्वितीय तरंगाग्र का निर्माण करती है या यही द्वितीय तरंगाग्र कहलाता है। खींची गई उभयनिष्ठ स्पर्शी रेखा द्वितीय तरंगाग्र कहलाती है। तो बात समझ में आई? तो ये है हमारा हाइगेंस का द्वितीय तरंगा सिद्धांत। क्या बताया? 3 पॉइंट कि किसी समय पर तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक बिंदु किसी समय पश्चात द्वितीय तरंगाग्र का निर्माण करने के लिए नवीन स्रोत की तरह कार्य करते हैं। ये क्या हो गए थे? नवीन स्रोत। इन्होंने तो किया है निर्माण। तो प्रत्येक तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक बिंदु कुछ समय पश्चात द्वितीय तरंगाग्र के लिए एक नवीन स्रोत की तरह कार्य करते हैं। इन प्रत्येक बिंदुओं, सेकंड पॉइंट, इन प्रत्येक बिंदुओं से प्रकाश की चाल से माध्यम में सभी संभव दिशाओं में द्वितीय तरंगिकाएं संचित हो जाती हैं। यदि इन द्वितीय तरंगिकाओं पर अग्र दिशा में एक उभयनिष्ठ स्पर्शी रेखा खींची जाए तो यह द्वितीय तरंगाग्र का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? ये द्वितीय तरंगाग्र का निर्माण करती है। क्लियर हुआ क्या हाइगेंस का द्वितीय तरंगा सिद्धांत? यही था हाइगेंस का द्वितीय तरंगा सिद्धांत। एक चीज नोट करना कि उसने कहा था अग्र दिशा में। पश्चिम के लिए जब बात पूछी कि पश्चिम दिशा में क्यों नहीं खींचा गया तो उन्होंने ये कहकर के छुट्टी कर दी इतनी सी कि पश्चिम दिशा में जो प्रकाश ऊर्जा प्रोपोगेट होती है, संचित होती है, उसका मान 0 होता है। मतलब पश्चिम दिशा में कोई प्रकाश ऊर्जा संचित नहीं होती है, केवल प्रकाश की जो ऊर्जा है वो अग्र दिशा में ही संचित होती है। ठीक है, तो ये हमारा हाइगेंस का क्या है? द्वितीय तरंगा सिद्धांत। अच्छे से लर्न करेंगे आप इसको। हाइगेंस का द्वितीय तरंगा सिद्धांत, तरंगाग्र, और जो मैंने आज आपको लर्न कराया उसको कंप्लीट अच्छे से नोट्स में डिक्टेट करेंगे और लर्न करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें हम हाइगेंस के द्वितीय तरंगा सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन एवं परावर्तन की व्याख्या करेंगे। हाइगेंस की द्वितीय तरंगा सिद्धांत जो हमने पढ़ा हुआ है इसके आधार पर ही किसकी अपवर्तन और परावर्तन की व्याख्या करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, एंजॉय द लेक्चर, हैव अ नाइस डे।